हेलो टीचर्स, मैं हूं पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में डीएलएड 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 75 मार्क्स का डीएलएड से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें हम लोग यूनिट 3 जो प्रधान शिक्षक का सिलेबस है उसके अनुसार से यूनिट 3 में लेसन 7 हम लोग देखने जा रहे हैं कि खेल में है ना, खेल क्या है, खेल के संबंध में क्या अवधारणा है, खेल का क्या विशेषता होता है और बच्चों के विकास में खेल किस प्रकार से सहायक होता है। खेल का प्रकार के बारे में भी देखेंगे और खेल का सिद्धांत क्या है। ये कुछ 5 टॉपिक जो है खेल से संबंधित और बच्चों को शिक्षित करने के संबंध में हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि खेल का परिभाषा जानेंगे कि खेल क्या है ना। दैनिक व्यवहार में बच्चों के लिए खेल क्या होता है। तो खेल एक कह सकते हैं कि स्व प्रेरित क्रिया है, स्वयं प्रेरित क्रिया है जिससे बच्चा आनंद की प्राप्ति करता है और उसके वैसे आनंद की प्राप्ति करता है, लेकिन उस क्रिया का परिणाम क्या होगा, बच्चा इस संबंध में कोई विचार नहीं होता है ना, कि उसका क्या प्रतिफल मिलेगा, इसका कोई उसका विचार नहीं करता है। और यह खेल जो है पूर्णतः बच्चे की इच्छा पे निर्भर करती है कि वह कौन सा खेल खेलता है ना। इंडोर गेम्स खेलता है, आउटडोर गेम्स खेलता है, या फिर दिमाग बुद्धि तेज करने वाला गेम खेल रहा है, या मोटिवेशन गेम वाला गेम खेल रहा है, या फिर फाइटिंग वाला गेम खेल रहा है। वो किस तरह का गेम खेल रहा है वह पूर्णतः बच्चे की इच्छा पे निर्भर करती है। यानी ये ऐच्छिक और स्वयं प्रेरित क्रिया है जो बच्चा स्वयं ही स्वतंत्र रूप से प्रेरित होकर के आनंद प्राप्ति के लिए करता है। तो इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी क्रिया या ऐसी स्वयं प्रेरित क्रिया जिससे बच्चा आनंद की प्राप्ति करता है और इसके संबंध में बच्चे पर कोई दबाव नहीं रहता, इसे हम लोग खेल कहते हैं। तो खेल का विशेषता क्या क्या है उसको देख लेते हैं। खेल की अनेक विशेषताएं होती है जिसमें कुछ प्रमुख निम्न है। पहला आता है, खेल एक स्वाभाविक एवं जन्मजात प्रवृत्ति है। स्वाभाविक सा प्रवृत्ति, ऐसा बच्चा नहीं होता है कि प्री प्लान करके कोई गेम खेलता है। उसको यदि प्रेरित होकर के, यानी किसी बच्चे को खेलता हुआ देखा, उसको अच्छा लगा तो वो गेम खेलेगा। जैसे फाइटिंग वाला गेम यदि बच्चा वीडियो गेम पे खेल रहा है, या फिर जैसे WWF वो पसंद कर रहा है ना, तो इस तरह की यदि गेमिंग उसे पसंद है, यानी कि उसका वो बाहर से प्रेरित होकर के अब उसका स्वाभाविक और जन्मजात प्रवृत्ति उभर रहा है। वहीं कुछ बच्चे शांत होते हैं तो है ना, और वो जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, तो इस तरह का एक तो चुस्ती फुर्ती वाले गेम को खेलते हैं। तो सब बच्चों का गेम खेलने का अलग अलग तरीका है। कुछ बच्चे शतरंज खेलते हैं, है ना, तो ये उनकी पूर्णतः इच्छा पर निर्भर करती है और एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। दूसरा पॉइंट आता है, खेल जो होता है वह स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होता है। खुद से प्रेरित होकर के बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने गेम का चुनाव करता है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है खेल का विशेषता में कि खेल जो है वो शारीरिक और मानसिक क्रिया है। आप ऐसे कह सकते हैं कि खेल खेलने से केवल शरीर ही में ही चुस्ती फुर्ती नहीं आती है, शरीर में ही ताकत की वृद्धि नहीं होती, मांसपेशियों का विकास नहीं होता, बल्कि मानसिक बच्चों का विकास भी होता है। क्योंकि बच्चे आनंद की प्राप्ति करते हैं खेल खेल में, उनमें आपसी सहयोग की भावना आती है, ईमानदारी का गुण आ जाता है कि कैसे खेल में ईमानदारी बरतना है, और किस तरह से भाषा का विकास भी बच्चों में खेल के द्वारा होता है। तो खेल से शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरफ का विकास होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट आता है खेल के संबंध में, खेल अपने आप में पूर्ण होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खेल से बच्चे में केवल कोई एक विकास होता है। इसमें यदि ढंग से एक नियत वे में इसको देखा जाए तो बच्चे में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बच्चे का विकास होता है। फिफ्थ पॉइंट यदि देखते हैं खेल का, तो खेल का कोई ऐसा गुप्त लक्ष्य नहीं होता है कि टारगेट लेकर के चलना है कि नहीं, बच्चा को ये पता नहीं है हमको ये लक्ष्य पूर्ति करवा लेना है। हाँ, गुप्त लक्ष्य नहीं होता, लेकिन वो प्रत्यक्ष होता है। जो बच्चा खेल रहा है वो प्रत्यक्ष उससे सीखता है, उससे उसे समझ का विकास भी होता है। अगला है खेल का सिद्धांत देख लेते हैं। तो पहले उतना ज़्यादा इस पर निष्कर्ष नहीं निकाला गया था या अलग अलग सिद्धांत नहीं बने थे, लेकिन जैसे जैसे यह समझ में आया शिक्षाविदों को कि मनोविज्ञान के आधार पर खेल को शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, और बेसिकली किंडरगार्टन बच्चों को या फिर
जो जूनियर बच्चे होते हैं उनको खेल के द्वारा, क्रियाकलाप, एक्टिविटी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में रुझान उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा को खेल पद्धति से पढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। खेल के माध्यम से कुछ प्रमुख सिद्धांतों के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट आता है कि खेल का सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं। पहला पॉइंट आता है फालतू ऊर्जा या अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। एक तरह से इसे क्या कह रहे हैं, सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ये बहुत प्राचीन थ्योरी है और इसका जो प्रतिपादक महोदय हैं वो है स्पेंसर और सिलर। स्पेंसर और सिलर महोदय का कहना है कि मनुष्य में अपने दैनिक कार्य करने के बाद जो अतिरिक्त ऊर्जा बच जाती है ना, एक्स्ट्रा जो एनर्जी बच गया दिन भर का काम करने के बाद, वो तो उस फालतू ऊर्जा से मानव खेलने की प्रेरणा मिलती है। अब जो एनर्जी बच गया उसको कहाँ यूज़ करेगा, खेल करके। तो ये प्राचीन समय का थ्योरी था स्पेंसर और सिलर महोदय का। बच्चे निरंतर और निरुद्देश्य खेलते देखकर इन विद्वानों यह निष्कर्ष निकाला कि वह कार्य से बची हुई अपनी शक्ति का खेल में प्रयोग करते हैं, है ना। जो दैनिक क्रियाकलाप है उसको कर लिए, इसके बाद जो एनर्जी बच गया उसका यूज़ वो खेल में करते हैं, ऐसा स्पेंसर और सिलर महोदय का कहना था। नन के अनुसार खेल साधारणतः अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। आधुनिक काल में इस बात का खंडन किया गया है। कहा गया है कि कई बार मनुष्य थका होता है, इसके बावजूद खेलता है। व्यक्ति थका हुआ लेकिन फिर भी खेल रहा है या खेल क्रियाओं में रुचि रखता है, जबकि वह ज़रूरी कार्य नहीं करना चाहता है। मतलब इंटरेस्ट नहीं है कि ठीक है पढ़ाई करना है। कोई बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है या फिर कुछ अदर जो उसका काम है, अपने कपड़े नहीं ढंग से रख रहा है ना, किसी से बात करने में रुचि नहीं दिखा रहा है, लेकिन हाँ थका होने के बाद भी वो किस चीज़ में अभी रुचि दिखा रहा है, खेल खेलना पसंद कर रहा है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि जो सरप्लस एनर्जी है उसको ख़त्म करने के लिए उसका यूज़ वो खेल में कर रहा है ना। जैसे बीमार बालक है, बीमार बालक में उतनी अपार शक्ति नहीं होती है, फिर भी वह खेलना चाहता है, वह खेलता है। तो इस बात का खंडन करती है कि जो फालतू अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है। दूसरा आता है पूर्व अभिनय का सिद्धांत, है ना। पूर्व अभिनय का सिद्धांत यानी कि एंटीसिपेटरी थ्योरी। तो एंटीसिपेटरी थ्योरी क्या कहता है कि बच्चा बड़ा होकर के जो कार्य करना चाहता है या करेगा तो उसका वो पूर्वाभ्यास करता है अपने खेल के द्वारा, ऐसा माना जाता है। पूर्वाभिनय का मतलब जो कार्य वो आगे जाकर करेगा वो अभी से वो अपने क्रियाओं के द्वारा पूर्वाभ्यास करता है। ये कार्ल ग्लूस महोदय का कहना था। कार्ल ग्लूस महोदय का क्या कहना है, पूर्व अभिनय का सिद्धांत, एंटीसिपेटरी थ्योरी। एंटीसिपेटरी थ्योरी क्या कहता है, बच्चे बड़े होकर जो कुछ कार्य करने वाले हैं या करेंगे उन पर आधारित क्रियाओं का पूर्वाभ्यास करते हैं, भविष्य से संबंधित क्रियाओं को खेल के माध्यम से करते हैं। उनके अनुसार ही बालक की प्रवृत्तियों में यह क्रियाएं प्रदर्शित होती है। कार्ल ग्लूस के अनुसार बालक में भावी वयस्क जीवन की तैयारी करने की आंतरिक प्रवृत्ति होती है ना। वो अपनी आंतरिक प्रवृत्ति के कारण वो ऐसा करते हैं, कोई गेम खेलते हैं जो कि बाद में उनका चल के वो उनका रोजी रोटी कमाने का एक जरिया बन जाता है। जैसे गुड्डे गुड़िया से खेलने वाले बच्ची आगत रूप से अपने बच्चे की देखभाल करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही होती है। यदि कोई लड़की यदि सामान्यतः ऐसा पूर्व में कहा जाता था कि बच्ची को गुड्डे गुड़िया से खेल रही है, मतलब कि वो अपने आने वाले समय में बच्चों का पालन पोषण करेगी, तो वो कैसे अपने बच्चे का देखभाल करेगी उसका वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है खेल के द्वारा। तो ये सब पूर्व का थ्योरी है। तीसरा आता है हमारा, थर्ड आता है खेल के सिद्धांत में। तीसरा सिद्धांत है पुनरावृत्ति या पुनः स्मरण का सिद्धांत, जो स्टेनली हॉल द्वारा दिया गया था, है ना। स्टेनली हॉल द्वारा पुनरावृत्ति या पुनः स्मरण का सिद्धांत यानी रिकैपिटुलेशन का थ्योरी दिया गया हुआ है। इसके अनुसार बच्चा अपने खेलों में प्रजातीय अनुभवों की पुनरावृत्ति करता है। स्टेनली हॉल के द्वारा पुनरावृत्ति का या पुनः स्मरण का सिद्धांत है। इसमें बताया गया है कि बच्चा इसलिए वैसा खेल खेलता है क्योंकि उसके पूर्वज ऐसा खेल खेलते थे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, मतलब अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है। ये कहा गया है स्टेनली हॉल के द्वारा पुनरावृत्ति या पुनः स्मरण का सिद्धांत के द्वारा। बच्चा अनेक क्रियाएं अपने खेलों के माध्यम से करता है, जैसे पत्थर फेंकना, तो उसके पूर्वज भी पत्थर फेंकते रहते, या फिर आप जानते हैं आदि मानव को यदि रहे हमारे पूर्वज तो वो भी पत्थर फेंक के शिकार करते ही थे, एक दूसरे को पकड़ते थे, रेत पर घर बनाते थे। तो ये पूर्वजों द्वारा पहले भी की जा चुकी है, लेकिन इस बात को कुछ समय तक तो स्वीकार किया गया। स्टेनली हॉल का पुनरावृत्ति या पुनः स्मरण का सिद्धांत को स्वीकार तो किया गया, परंतु बाद में इसको त्याग दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो पूर्वज खेल खेला है वो खेलेगा, है ना।
कई बार बच्चा ऐसा खेल खेलने में भी रुचि रखता है जो उसके पूर्वज कभी खेले ही नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि रंग बिरंगे खिलौने से खेलना, प्लास्टिक के खिलौने से बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स ये गेम तो नहीं खेले थे, उसके पूर्वज तो उस गेम को नहीं खेले, लेकिन फिर भी बच्चा खेल रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुनरावृत्ति या पुनः स्मरण के सिद्धांत पे बच्चा कोई खेल खेलता है। तो स्टैनली हॉल की इस थ्योरी को भी नकार दिया गया कुछ समय तक स्वीकार करने के उपरांत। जो फोर्थ आता है खेल का सिद्धांत में, वो है प्रतिद्वंद्विता का सिद्धांत, है ना, कंपटीशन थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन में दौड़ना, कूदना, भागना और फेंकना आदि प्रतिद्वंद्विता के कारण है ना। कंपटीशन से बच्चा दौड़ता है, कूदता है, भागता है, फेंकता है। ये हम लोग की क्रियाओं में भी ऐसा ही सम्मिलित होता है। ये सभी क्रियाएं खेलों का रूप लेकर हमारे सामने आती है। आम जीवन में चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, निश्चित है कि दौड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं, कभी कभी यदि ट्रेन पकड़ना है तो भी आप दौड़ रहे हैं, है ना। यदि आपको बहुत जल्दी उतरना है तो आप 2 सीढ़ी से जंप कर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं केवल बच्चे ही खेल रहे हैं, आम जीवन में पुरुष हो या महिला हो या वृद्ध, वो भी कोशिश करती है। यदि सामने गड्ढा दिख रहा है तो उसको कोशिश करते हैं, महिलाएं भी, बूढ़ी महिलाएं भी कोशिश करती हैं कि जंप कर जाएं, है ना। या वृद्ध पुरुष भी कोशिश करते हैं कि बाइक को क्रॉस कर जाएं उस चीज़ को, है ना। फेंकने का प्रयास केवल बच्चे ही नहीं करते, बल्कि बड़े एक वयस्क भी ऐसे खेल में करते हैं, या महिलाएं या पुरुष भी इसको करते हैं। जैसे चाबी फेंकना है तो फेंक करके दिए। तो इसमें एक तरह से कंपटीशन थ्योरी आता है, प्रतिद्वंदिता के कारण होता है। और ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी ज़िंदगी की आम ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए की जाती है ना। जो प्रतिद्वंदिता का सिद्धांत आता है खेल के संबंध में, जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, फेंकना, ये सारा खेल संबंधी वो हमारी आम ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए दी जाती है। इसलिए मानव अनेक खेल खेलता है। तो ये 4 थ्योरी हमारा था। अब 5वां थ्योरी आता है स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत, है ना। और ये काफ़ी गतिशील, जान रहे हैं कि मानव जो है गतिशील प्राणी है। तो ये एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ थ्योरी जो है वो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता, विभिन्न प्रकार के संवेग, प्रवृत्तियाँ, आंतरिक शक्ति विद्यमान होती हैं जो व्यक्ति में होना चाहिए। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ क्रियाएं करता रहता है, वह हमेशा गतिशील रहता है ना। स्वयं को अभिव्यक्त करना जो थ्योरी है, इस तरह की अपनी प्रवृत्ति को आदमी व्यक्त करता ही है। आंतरिक शक्ति उसको व्यक्त करता है, अपने संवेग को, हंसना, रोना, बोलना, है ना। उसकी जो क्षमता है, जो शारीरिक क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, उसको भी व्यक्त करता है। तो कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है और हमेशा चाहता है कि गतिशील रहे। इससे मनुष्य अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब अगला जो 6ठा खेल का सिद्धांत आता है वो है मनोरंजन का सिद्धांत, इंटरटेनमेंट थ्योरी, है ना। तो इंटरटेनमेंट थ्योरी जो है वो कहता है कि बालक या कोई भी व्यक्ति, यदि ऐसा नहीं कि चेस, यदि कोई वयस्क पुरुष यदि चेस खेल रहा है तो वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए खेल रहा है ना, या अपने कल्पना के द्वारा सुख का अनुभव करना चाहता है, इसलिए वो गेम को खेल रहा है। कोई हो सकता है टीवी पर कोई प्रोग्रामिंग देखकर या टीवी पर कोई गेम खेल करके, मोबाइल पे गेम खेल करके, है ना। ये भी एक इंटरटेनमेंट का थ्योरी है। अपना अलग अलग गेम का टाइप्स ऑफ गेम डिफरेंट हो सकता है। तो वास्तविक जीवन में जो वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकती उनको बच्चा खेल में कल्पना के द्वारा प्राप्त कर सुख का अनुभव प्राप्त करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा जो है प्रारंभिक तौर पे क्या करता है, गन चलाना। ये जान रहा है कि वो उसका भी उम्र नहीं है गन चलाने का, लेकिन वो जो टीवी में देख रहा है, जो मोबाइल में देख रहा है कि गन चलाया जा रहा है, तो वो उस चीज़ को क्या करता है, खेल में वो चीज़ कर नहीं सकता है वास्तविक जीवन में, लेकिन हाँ वो कोशिश क्या कर रहा है, अपने खुशी के लिए, अपने कल्पना के द्वारा सुख को प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए गन चला रहा है, एरोप्लेन चला रहा है। तो एरोप्लेन चला करके वो क्या महसूस करता है कि जैसे कि वो खुद बच्चा, वो बालक खुद पायलट है और वो अनुभूति करता है सुख का, काल्पनिक सुख का अनुभूति प्राप्त करता है। तो खेल के द्वारा जो बालक का मानसिक शक्ति को उपयोग करने की आवश्यकता होती है, खेल इस तरह के प्रवृत्ति के प्रकट होने को अवसर देता है। बच्चा का जो प्रवृत्ति है, जो थिंकिंग है, वो उसके खेल के द्वारा बाहर आता है और बच्चे को आनंद की प्राप्ति भी होती है। तो ये हमारा खेल का सिद्धांत रहा। अब अगला हम बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व होता है ना, खेल का क्या महत्व है बच्चों के लिए, इसके बारे में हम लोग अगला क्लास में देख रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक हम लोग का रहा कि क्या क्या पॉइंट हो सकता है। बच्चे जो नियमित रूप से कोई खेल खेलते हैं तो क्यों उनके लिए आवश्यक है, यदि खेल है तो खेल का बच्चों के जीवन में क्या महत्व है, क्या उससे उनको शिक्षा में, उसके नॉलेज में क्या कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, या उसके ओवरऑल विकास में क्या कोई
खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? तो इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट यदि कहें तो खेल जो होता है, खेल से बेहतर कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती, है ना। तो अलग अलग वातावरण में, विभिन्न वातावरण में अन्य बच्चों के साथ खेलना शाब्दिक रूप से बच्चों के सीखने, अभ्यास करने और स्वयं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए बुनियाद निर्धारित करता है ना। ये जो है बच्चों का सीखना, अभ्यास करना और स्वयं को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट यदि देखें कि खेल का क्या महत्व है, तो वो आ जाता है सामाजिक निर्माण में सीखना। तो अधिकांश शिक्षण जो गतिविधि होती है वो जनरली जैसे क्लास में यदि कोई चीज़ कराया जाता है तो क्लास में वो एक उबाऊ टाइप आ जाता है बच्चा में कि हाँ ये बुकी से बुक में पढ़ना है, देखना है ना। ध्यान केंद्रित करता है और अलग वातावरण में अपना अध्ययन करता है। लेकिन खेलते समय जो बच्चा है वो छिपने, छिपाने और खोजने के माध्यम से अपने समूह की गतिशीलता को समझता है और सीखता है कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टिविटी करते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है सहजता की ताकत को समझना। सहज होने का क्या ताकत है, बच्चा इस चीज़ को जान पाता है खेल के द्वारा। एक बच्चे के जीवन में सीखने की सभी गतिविधियां क्रमिक होती हैं। खेल और अन्य शारीरिक खेल गतिविधियां, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, या कोई बच्चा मान लीजिए बालू पे घर ही बना रहा है, मिट्टी में कूद फांद कर रहा है, तो ये बच्चा समझता है कि कैसे परिस्थितियों का तुरंत जवाब दिया जाए या यह जाना जाए कि उनका स्वाभाविक सहज प्रतिक्रिया क्या है, किस समय उसको रिएक्ट करना है और किस समय उसे साइड रहना है। तो फेंकने के लिए दूरी को मापना, जैसे बच्चा कैसे अनुमान कर लेता है ना, एक सहज ताकत उसको कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ से कहाँ तक लगाएंगे निशाना तो वो टारगेट हिट करेगा। तो ये फेंकने के लिए दूरी को मापना वो भी वो खेल के माध्यम से सीख जा रहा है ना। यदि बच्चा कोई सर पे यदि कोई बोझ उठा रहा है या कुछ भी लोड करके ले जा रहा है तो सिर पर ये गत्ता को जान रहा है कि बैलेंसिंग कैसे करना है, संतुलित कैसे करना है। तो ये गतिविधियाँ बच्चे के मस्तिष्क के तात्कालिक सोच मॉड्यूल को विकसित करने में भी मदद करता है, यानी सहजता की ताकत को भी खेल के द्वारा समझाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट यदि बताएं तो फोर्थ पॉइंट आता है खेल के महत्व में कि खुद को व्यक्त करने में खुली जगह का आनंद। अब बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हर दिन का जो क्लास होता है और जो स्टडी प्लान होता है, एक लाइन में बच्चा क्रमबद्ध रूप से पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चों में उबाऊपन को ले आता है। वही बुक इस पढ़ाई करना है वैसे तो बच्चा बोर हो जाता है। इसीलिए बाहर खेलने और जहाँ भी वे चाहते हैं उसको चारों ओर दौड़ने का खुलापन आपके बच्चे के लिए खुशी और स्वतंत्रता का स्तर लाता है, जो उसके लिए काफ़ी नया है। और ये हर दिन ऐसा होने पर बच्चा आनंद की प्राप्ति करता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट कहें जो अब कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्व में, तो शारीरिक महत्व के बारे में यदि समझाएं तो बच्चा का शारीरिक महत्व इस प्रकार है कि यदि बच्चा दौड़ता है, खेलता है या कूद रहा है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचार तेज गति से होता है। उसके मांसपेशियों में सुडौलता आती है, शारीरिक बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है, अपने भौतिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे अच्छा बादल छा गया है ना, अभी बारिश होने वाली है ये, या फिर अभी बहुत कड़ी धूप निकल रही है, पसीना निकलेगा, तो इन सारी चीज़ों का आभास बच्चे को खेल के माध्यम से ही हो जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट आता है कि बच्चों में रोग से बचने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। नेक्स्ट यदि 6 नंबर पॉइंट पे बात करें शारीरिक विकास के बाद, तो शारीरिक महत्व के अलावा खेल मानसिक महत्व में भी भूमिका अदा करता है। जैसे बच्चों में भाषा का विकास होता है, बच्चे का मानसिक थकान जो होता है पढ़ाई करने के बाद वो मानसिक थकान उतर जाता है, उनमें मानसिक संतुलन आ जाता है, कैसे अपने आप को बैलेंस करना है ना। नए विचार को और परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है कि नए नए विचारों का कैसे समावेश करना है और किस परिस्थिति में अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है। उनमें तर्क शक्ति आ जाती है, उनकी स्मृति तेज हो जाती है, कल्पनाशीलता बढ़ जाती है और चिंतन शक्ति का विकास होता है खेलने के द्वारा। सामाजिक महत्व में यदि कहें तो सामाजिक व्यवहार का ज्ञान हो जाता है, वो दूसरों की इच्छा का सम्मान करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे खेल खेल में लड़ाई कर लेते हैं, अब जान रहे हैं कि कोई चीटिंग किया है लेकिन फिर भी कैसे शांत रहना है, बच्चे उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो
ये सामाजिक खेल जो है अवधारणा विशेषता बच्चों के संपर्क की इच्छा पूर्ति को हित करता है। आत्महित से समूह हित की श्रेष्ठता को वो समझता है कि खुद का हित से ज़्यादा उस समूह के हित की श्रेष्ठता है। जैसे यदि बच्चा खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है या फिर जनरल छुआ छुपी भी खेल रहा है, तो वो बच्चा जानता है कि अपने हित से ज़्यादा उसको अपने उस समूह के हित को ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ यदि बच्चा यहाँ ये चीज़ सीखता है खेल के द्वारा, तो अपने परिवार और समाज में भी इस चीज़ को स्थापित कर पाता है। अगला पॉइंट यदि कहें तो सहयोग की भावना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करना, सामंजस्य बनाना, सहिष्णुता, नेतृत्वकर्ता, आज्ञाकारिता, उत्तरदायित्व और निस्वार्थता आदि गुणों का विकास भी कर पाता है खेल के द्वारा। अगला आता है संवेगात्मक महत्व। बच्चा में जो अपने संवेग को नियंत्रण करने की अक्षमता होती है ना, या चिड़चिड़ापन जो होता है, बचपना होता है, ये सब चीज़ खत्म होता है। संवेगात्मक कंट्रोल बच्चा कर पाता है खेल के द्वारा। तो ये हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें, जैसे कि खेलने से क्या क्या विकास होता है। संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, खुद को व्यक्त करना, आनंद की प्राप्ति, सहजता की ताकत को समझना, सामाजिक निर्माण में सीखना, और खेल से बेहतर कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती है ना। तो अभी हम लोग देखें खेल का महत्व। अब 8 पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट और यदि ऐड कर लिया जाए तो बच्चों में खेल के द्वारा नैतिक विकास भी होता है। जैसे उसको उचित और अनुचित का ज्ञान हो जाता है। हम देखते हैं कि कोई भी यदि वृहद स्तर पे भी कोई मैच होता है, यदि क्रिकेट मैच ही देख रहे हैं, तो उसमें यदि आपका अपील आता है कि नहीं कोई आउट हो गया या बोल्ड हो गया, तो अंपायर के बाद, तो इसमें कुछ लोग विरोध भी करते हैं। एक ही गेम प्लेयर में कुछ जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो विरोध करते हैं कि नहीं आउट हो गया, कुछ बोलता है कि नहीं आउट हुआ, है ना। तो ये बच्चा सीखता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, उसको ज्ञान आता है। वो दूसरे के नैतिक स्तरों को भी मान्यता देता है कि ठीक है आप भी सही हैं। उसमें ईमानदारी का भावना आ जाता है, क्योंकि खेल में फिर बेईमानी कर रहा है, तो ये चीज़ वो सीख पाता है कि ईमानदारी, सत्यता और आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण कैसे प्राप्त किया जाए, है ना। उसके लिए फिर फ़र्क नहीं होता है, यदि वो जीतता है तब भी उसके लिए बराबर बात रह जाता है और हारता है तो भी। तो सुख और दुख में समान भाव का प्रशिक्षण वो खेल के द्वारा प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा यदि बोला जाए तो विचार और इच्छाओं और कार्यों पर नियंत्रण का प्रशिक्षण वो भी प्राप्त कर लेता है। अगली द्वारा यदि कहा जाए तो एक खेल भी, जैसे संगीत एक तरह से चिकित्सा है, उसी तरह से खेल भी एक चिकित्सा है। कैसे? तो ये बताया जाए कि मानसिक और संवेदनात्मक संतुलन जो खोने वाला बालक होता है उसके लिए खेल एक ट्रीटमेंट की तरह ही है ना। और बच्चे में जो भय होता है, जो क्रोध की भावना होती है, निराशा होता है, मानसिक विकार होता है, उससे मुक्त कराने के लिए हमेशा स्वतंत्र खेलों का प्रयोग करना भी चाहिए। एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो निश्चित है जो टॉपिक आपको बताया गया है, इनका प्रयोग आप अपने एक अभिभावक के तौर पे अपने बच्चे के जीवन में और एक शिक्षक होने के नाते आप अपने विद्यालय में इसका सुचारू रूप से उपयोग कर सकते हैं। अगला बात आता है कि ठीक है हम खेल का महत्व तो समझ गए मैडम, लेकिन आखिर आवश्यकता क्या है खेल का, है ना, या खेल का उद्देश्य क्या है, हम खेल खेले क्यों, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है क्यों आखिर। तो यहाँ अभी जस्ट इसके ऊपर महत्व हम बताए ही हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे का मानसिक विकास करना है तो मानसिक विकास कभी भी उसके शारीरिक विकास के बिना संभव ही नहीं है ना। यदि शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, पढ़ाई को ही सब कुछ माना जाता, पहले तो सब कुछ माना जाता था पढ़ाई को, लेकिन ये भी सही है कि बिना शारीरिक विकास के मानसिक विकास कभी संभव ही नहीं है। इसीलिए बच्चों के लिए खेल कूद और शारीरिक व्यायाम पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। और विद्यालयों में अब प्रायः समस्त विद्यालयों में शारीरिक व्यायाम और खेल कूद आदि को किसी न किसी रूप में महत्व दिया जाता है। तो पहले भी इस चीज़ पर हम बार बार में रिपीटिशन करते ही रहते हैं, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। खेल का प्रकार, तो टाइप्स ऑफ गेम जो होता है वो 2 तरह का होता है ना। एक होता है व्यक्तिगत खेल और एक होता है सामूहिक खेल। व्यक्तिगत खेल वो हो गया जिसमें बच्चा खुद से अकेले खेल लेता है जो गेम, है ना। सामूहिक खेल जिसमें बच्चा किसी और का सहयोग चाहता है या कुछ समूह मिलकर, कुछ बच्चे मिलकर एक समूह निर्माण करके खेलते हैं। तो इन दोनों खेलों के आधार पर कार्ल ग्रूस जो है वो 5 भाग में डिवाइड करते हैं खेल को, है ना। खेल को 5 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला आता है परीक्षणात्मक खेल, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल गेम। बच्चा जिसमें किसी चीज़ को उलट पलट कर देखता है, उसका टेस्टिंग करता है ना, अपने जिज्ञासा को शांत करता है ना, जिज्ञासा को शांत करता है। ये जो खेल होता है व्यक्तिगत होता है।
वैयक्तिक खेल होता है परीक्षात्मक खेल, जिसमें बच्चा टेस्टिंग करता है, कैसे किसी चीज़ को देखता है, समझता है, उलट पुलट कर टेस्ट करेगा। दूसरा आता है गतिशील खेल, है ना, मूवमेंट गेम, जैसे दौड़ भाग करना, उछल कूद करना। तो इससे शरीर की गति का विकास करता है और ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है गतिशील खेल। तो परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल। और तीसरा आता है रचनात्मक खेल, कंस्ट्रक्टिव गेम। कंस्ट्रक्टिव गेम में बच्चा जो है वो खेलने के साथ साथ कुछ निर्माण भी करता है। केवल वो खेलता ही नहीं, केवल आनंद की प्राप्ति ही नहीं करता है, बल्कि कुछ पॉजिटिव चीज़ बनाता है। जैसे मिट्टी यदि बच्चा बना रहा है, मिट्टी है तो बालू से घर बना रहा है, पहाड़ बना रहा है, कुछ चित्रकारी कर रहा है, तो ये सब जो है रचनात्मक खेल में आता है और ये उसके रचनात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता भी है। फोर्थ नंबर यदि बोले तो फाइटिंग गेम आता है, जिसको लड़ाई का खेल बोलते हैं ना। कुछ बालकों में शक्ति प्रदर्शन की चेष्टा होती है या उनका रुझान उस तरफ होता है। तो ऐसे में मुख्य आधार प्रतियोगिता में उनका युद्ध प्रियता होता है और ऐसे गेम में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी, दौड़ना आदि आता है। और ये जब भी होगा लड़ाई वाला खेल, वो क्या होगा, सामूहिक, है ना। युद्ध प्रियता वाला गेम हमेशा सामूहिक होता है, व्यक्तिगत नहीं। फिफ्थ नंबर पॉइंट आता है बौद्धिक खेल, यानी पांचवा प्रकार है खेल का बौद्धिक खेल, इंटेलेक्चुअल गेम। इंटेलेक्चुअल गेम जैसे कि शतरंज हो गया, पहेलियाँ हो गई, पहेलियाँ को सुलझा करके किसी मैटर को सॉल्व करना, शतरंज खेलना, चौपड़ खेलना, ये सब जो है इससे बुद्धि का विकास होता है और ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। तो खेल कितने प्रकार का देखें, 5 प्रकार का। कौन कौन सा, बौद्धिक खेल, लड़ाई का खेल, रचनात्मक खेल, गतिशील खेल, परीक्षणात्मक खेल। तो ये हमारा खेल का प्रकार हुआ। अब अगला हम लोग ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।